तो ये बात तो आप भी जानते हो कि एक अच्छी यूएक्स डिज़ाइन जॉब के लिए कुछ बहुत अच्छी केस स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी वो कौन सी अच्छी केस स्टडी थी जिससे मैंने डेलॉइट में अपनी जॉब क्रैक करी, आज की इस वीडियो में आप वही देखने वाले हो, और वो भी एकदम डिटेल में। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ। आई एम अ यूएक्स डिजाइनर एट डेलॉइट एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर मोर देन 5 years। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली केस स्टडी वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी एक केस स्टडी पे वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट गेट्स मी हायर्ड, तो ये रही वो डिटेल वीडियो एंड होपफुली इससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। बट मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ये है वो कंप्लीट केस स्टडी। ये काफ़ी लंबी है, मैं एक एक करके आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या क्या था इस केस स्टडी में, क्या क्या चीज़ें मैंने करी। ठीक है, मेरी कुछ और भी केस स्टडीज़ हैं जिनको मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हैं। बट ये वो केस स्टडी है जिसको शेयर करने की परमिशन है मेरे पास, इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ। और इसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया है, तो वो भी एक चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि केस स्टडी किस चीज़ की है। तो ये एक डिज़ाइन सिस्टम के बारे में है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिज़ाइन सिस्टम था पहले से ही, है ना, और उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली रिवैम्प किया। तो कंप्लीट स्टोरी है उसी चीज़ की इस केस स्टडी में। जब आप पूरी केस स्टडी देखोगे तब आपको स्टोरी पता चलेगी एक एक करके कि हमने किस तरीके से डिसीजंस लिए और कैसे हम एक अच्छे डिज़ाइन सिस्टम तक पहुँचे। और जिन लोगों को नहीं पता डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है, तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से अभी के लिए बताता हूँ कि डिज़ाइन सिस्टम एक कॉम्पोनेंट की लाइब्रेरी होती है जो आप अपनी डिज़ाइंस में रिपीटेडली यूज़ करते हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बार बार यूज़ हो रहा होता है उसकी हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं, जिसको हम बार बार वही रिक्रिएट ना करना पड़े और हम उसी कंपोनेंट का यूज़ कर लें। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी बड़ा हो सकता है एक डिज़ाइन सिस्टम। तो हम इस केस स्टडी में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करी थी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है कवर पेज इस केस स्टडी का। इसमें हमने टाइटल और जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको एक कवर पेज और एक ओवरव्यू देना है केस स्टडी का। जैसे हमने क्या डाल रखा है कि केस स्टडी का वर्जन कौन सा था। हमारे केस में वर्जनिंग थी, जैसे पिछले वाला 2.0 था और हमने 3.0 बनाया, तो वर्जनिंग हो गई। डिज़ाइन सिस्टम का नाम क्या है वो हो गया, जैसे आपके केस में आपका प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। और मैंने यहाँ पे अच्छा सा एक टाइटल दिया हुआ है। तो अभी आप एक चीज़ देख रहे हो कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको टाइटल और प्रोजेक्ट की हेडिंग अच्छे से क्राफ्ट करनी होती है हर एक चीज़ की, वही चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है कि बिल्डिंग डिज़ाइन हार्मनी फॉर सिग्निफायर्स फ्यूचर। ना कि सिर्फ आउंस डिज़ाइन सिस्टम या डिज़ाइन सिस्टम या बिल्डिंग अ डिज़ाइन सिस्टम, इस तरीके से लाइक बहुत ही जेनरिक हेडिंग्स नहीं लिखी। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार फिर से जाके देखना जरूर। वो वीडियो जब आप देखोगे तो इस केस स्टडी को समझ पाओगे और अपने लिए यूटिलाइज भी कर पाओगे। ठीक है, तो हम एक एक करके मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि इस कंप्लीट केस स्टडी में क्या क्या चीजें हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इसमें है फ्रॉम केओस टू कंसिस्टेंसी। इट मीन्स कि जब हमारे पास पहले अच्छा डिजाइन सिस्टम नहीं था तो कितना केओस रहता था, और अब हमने जो अचीव किया वो उसमें कितनी कंसिस्टेंसी आ गई है। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा पढ़ो, सिग्निफायर अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस रिकॉग्नाइजेस द पावर ऑफ डिजाइन सिस्टम्स इन क्रिएटिंग स्ट्रीमलाइन्ड डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड एक्सेप्शनल यूजर एक्सपीरियंसेस। अ रोबस्ट डिजाइन सिस्टम इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, फोस्टर्स एफिशिएंसी एंड सपोर्ट्स फ्यूचर ग्रोथ। तो ये एक ओवरव्यू है पूरी केस स्टडी और एक डिजाइन सिस्टम का। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने और थोड़ा सा डिजाइन सिस्टम के बारे में बता रखा है। एक लाइन यूज करी है डिजाइन सिस्टम के बारे में, जैसे अ डिजाइन सिस्टम इजंट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट सर्विंग प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो, मतलब डिजाइन सिस्टम एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जिससे बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, फिर इस कॉन्टेक्स्ट के बाद मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है और मैंने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेडिंग को और टाइटल को अच्छे से क्राफ्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो डिज़ाइन डेथ मैच बैटलिंग आउंस 2.0, मतलब जो प्रीवियस वर्जन था उससे बैटल करने के लिए, काइंड ऑफ उसको टैकल करने के लिए नया डिज़ाइन सिस्टम बनाना। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसको आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे। तो आउंस 2.0 signifies old design system was a recipe for frustration, missing components, inconsistent styles and inflexible layouts, hindered design development collaboration and wasted precious time। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, और कैसे निकाला यही चीज के स्टडी में अवेलेबल है। उसके जस्ट बाद हमने एक स्नीक पिक दिया हुआ है अपने सॉल्यूशन का कि हमने क्या क्या चीजें बनाई। ठीक है, डिजाइन सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीजें हमने सॉल्यूशन में कवर किया है। तो जैसे इसमें मैंने एक और हेडिंग इंक्लूड करी हुई है कि इंटर आउंस 3.0 अ डिजाइन सिस्टम बिल्ड फॉर सक्सेस। इट मीन्स कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को बता रहे हैं
कि हमने कितना अच्छा या कितना सही सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बेसिकली अपने सॉल्यूशन की तारीफ कर रहे हो यहाँ पे कि आप एक बर्ड आई व्यू ले लो कि देखो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, बहुत हेक्टिक थी और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, और जब आप एक स्नीक पीक दे रहे हो तो उसमें बता रहे हो कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये कितना अच्छा शानदार सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ इमेजेस वगैरह यूज़ करी हुई हैं उसी सॉल्यूशन की, या बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम के कुछ इमेजेस क्राफ्ट करके बनाई हुई हैं। ये आप कैसे भी बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ इमेजेस हैं, सिंपली कुछ कंपोनेंट्स की इमेजेस, और क्या क्या चीज़ें हमने बनाई थी उनमें से कुछ चीज़ों का लाइक स्क्रीनशॉट और कुछ चीज़ों का एक व्यू है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारी एक एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है कि उस सॉल्यूशन तक हम किस तरीके से पहुँचे, क्या टाइमलाइन रहा और क्या क्या चीज़ें हमने फॉलो करी। तो जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो कि सबसे पहले हमने अपने पुराने वर्जन को अच्छे से एनालाइज किया। एक 7-8 लोगों की टीम ने मिलकर उसके सारे पेन पॉइंट्स, उसके सारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अच्छे से फिगर आउट किए, एंड देन हमने रिसर्च स्टार्ट करी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है अपने पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का कि कैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया अपनी टीम के साथ, किस तरीके से मैनेज किया, मेरी टीम क्या थी, मेरा रोल क्या था और ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम लगा। लाइक इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। डिज़ाइन सिस्टम काफ़ी टाइम लेता है बनने में। फिर उसके बाद टूल्स हमने कौन कौन से यूज़ किए, जैसे फिग्मा, स्टोरी बुक, एंड देन उसके बाद हमने गिटहब यूज़ किया, एंड देन उसके बाद हमने फेदर आइकन्स यूज़ करे, एंड देन जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। लाइक आप डेवलपमेंट की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने स्टोरी टेलिंग के लिए ये चीज़ इंक्लूड करी है, जैसे नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई डू वी थॉट फॉर अ न्यू डिज़ाइन सिस्टम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। ये चीज़ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव के लिए है कि जो भी आपकी केस स्टडी पढ़ रहा है और वो 9th स्लाइड तक ही पहुंचा है अभी तक, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनके मन में क्वेश्चन आए, तो आई एम ट्राइंग टू बी इंटरेक्टिव विद द व्यूअर। ठीक है, तो उसके बाद उसी क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जैसे देयर वाज 2 मेजर प्रॉब्लम्स, है ना, जो हमने फिगर आउट करी, जैसे एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स और एडॉप्शन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये दोनों मेजर प्रॉब्लम्स थी जो हम अपने पुराने वर्जन के साथ फेस कर रहे थे। सिंपल सी चीज़ है, तभी हमने नए डिज़ाइन सिस्टम के बारे में सोचा। उसके बाद मैंने उन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर, जैसे द सिस्टम्स इमेच्योरिटी मेड एडॉप्शन डिफिकल्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई कलर स्टाइल्स वगैरह नहीं थी, कोई टाइपोग्राफी की स्टाइल्स नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने फिगर आउट करी। उसके बाद डेवलपर हैंड ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता था। तो जैसे आप देख सकते हो कि पूरी केस स्टडी को मैंने थोड़ा सा फन वे में क्राफ्ट करने का ट्राई किया है कि बोरिंग ना लगे कोई भी पढ़ रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह आप डाल दोगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग से बना दोगे तो आधी के स्टडी बीच में कोई छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हो। देन यहाँ से हमारा रिसर्च पार्ट स्टार्ट होता है कि हमने प्रॉब्लम तो अच्छे से एनालाइज कर लिया है, अब हमने उसको सॉल्यूशन के लिए किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट कराई, क्या क्या चीज़ें रिसर्च में करी और कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ करे बेस्ट आउटकम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा गोल क्या था जो हम रिसर्च के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो जैसे सीमलेस कोलैबोरेशन चाहिए था हमें, उसके बाद कंपोनेंट्स प्रॉपर चाहिए थे, पूरी लाइब्रेरी अच्छे से चाहिए थी, कंसिस्टेंसी चाहिए थी थ्रू आउट आवर प्रोडक्ट्स, फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए थी, उसके बाद एक अच्छा अपग्रेड चाहिए था कि हम अगर 1 साल लगा रहे हैं तो पिछले वर्जन से एक अच्छी कंसिस्टेंसी और अच्छी डिजाइन हमें मिले। देन यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह हैं, अगेन आप ये एक एक करके पढ़ सकते हो। बेसिकली ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते थे। ठीक है, वही गोल से रिलेटेड ही था। एंड देन हमारा रिसर्च पार्ट है एक्चुअल कि बिल्डिंग द बेडरॉक करके मैंने एक टाइटल दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो कि वेल देयर इज सो मच टू इंक्लूड फॉर द रिसर्च। तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था इसीलिए रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा थी, हर एक कंपोनेंट के लिए रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, और इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी रिसर्च थी जो हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, कुछ कर पाए, और सारी रिसर्च इस एक केस स्टडी में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं। तो जैसे कॉम्परेटिव एनालिसिस कि हमने कुछ बहुत अच्छे डिज़ाइन सिस्टम्स को अच्छे से स्टडी करा, उनको एनालाइज किया और बेसिकली उनसे इंस्पिरेशन लिया कि हम क्या क्या चीज़ें अपने डिज़ाइन सिस्टम में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, इससे भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट करी। देन उसके बाद यूज़ केस एनालिसिस है जिसमें हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अच्छे से एनालाइज किया, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए थे अपने नए डिज़ाइन सिस्टम में, कौन सी चीज़ें थी जो हमें नहीं इंक्लूड करनी थी, या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग थी और उनके कंपोनेंट्स हमें बनाने थे, यानी कि उनको इंक्लूड करना था अपने नए वाले डिज़ाइन सिस्टम में। तो वो सारी चीज़ें हमने एक आपको एक मूड बोर्ड मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से आइडिएशन किया। देन उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिएशन है जिसमें हमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, हर एक कंपोनेंट पे आइडिएट किया कि क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम अच्छी और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। देन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं
कि हम पूरे सिस्टम का यूएक्स नहीं चेंज करेंगे, बस उसका विजुअल अपीयरेंस और उसकी कंसिस्टेंसी में इंप्रूवमेंट करेंगे और कोई भी न्यू यूजर लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने मेक श्योर करी थी। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन पे मूव करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें क्रिएट करी। ठीक है, जैसे हमने 45+ कंपोनेंट्स क्रिएट करे। ठीक है, तो उनमें से कुछ आप ये देख सकते हो, सबको दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट मेजर कंपोनेंट्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अकॉर्डियन, एक्शन लिस्ट, अलर्ट्स, अवतार्स, बैजेस, बटन्स, डेटा टेबल, डेट पिकर, फाइल अपलोड, इनपुट फील्ड्स, पेजिनेशन, नोटिफिकेशन, साइड बार, स्विचर और टैब्स। उसके बाद ये ओवरऑल चीज़ें हैं जैसे स्टाइल गाइड, कंपोनेंट लाइब्रेरी, कंटेंट गाइड एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एंड देन हमने क्या अप्रोच फॉलो करी डिज़ाइन सिस्टम को बनाने के लिए, तो हमने एटॉमिक थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को फॉलो किया, जैसे एटम लेवल से स्टार्ट करके मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिज्म एंड देन उसके बाद टेम्पलेट्स तक। ठीक है, तो जैसे इसमें सब एटॉमिक, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स, टेम्पलेट्स। फिर उसके बाद ये कुछ ओल्ड वर्सेस न्यू के कंपैरिजन्स हैं, जैसे कलर स्टाइल्स पहले नहीं थी, अब इसमें कलर स्टाइल्स हैं। देन उसके बाद पहले साइड बार ऐसा था कि काफ़ी लिमिटेड चीज़ें ही आप अचीव कर सकते थे, बट अभी कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मल्टीपल चीज़ें अचीव कर सकते हो विद इन अ सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, देन सेम चीज़ बटन कंपोनेंट के लिए भी है कि पहले कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं बना हुआ था, कोई वेरिएंट्स नहीं थे, उसके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी बेसिकली। अभी आप कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो, विद इन अ सिंगल कंपोनेंट आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद ये डेटा टेबल है, अगेन वही चीज़ इसमें भी कि फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी और अभी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ईच एंड एवरी सिंगल सेल को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और डिटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कंपोनेंट से अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सिंगल कंपोनेंट में ही अचीव करी। उसके बाद हमने हर एक कंपोनेंट के लिए गाइड दिया, यानी कि पूरी स्पेसिंग गाइड हर एक कंपोनेंट में इंक्लूड करी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने लाइक हर एक आइकन का साइज, हर एक पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें हमने विद इन द कंपोनेंट मार्क करी है डेवलपर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए और डिज़ाइनर्स की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। और जहाँ पे भी हम गाइड कर सकते थे, एनोटेट कर सकते थे, वहाँ पे हमने मेंशन भी करा है कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं, बेसिकली यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, कोई भी कंपोनेंट का यूज़ करना है, वेदर इट इज़ डिज़ाइनर और कोई भी डेवलपर हो, कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। देन अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हर एक ईच कंपोनेंट के लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, उसके डूज एंड डोंट्स के लिए। ठीक है, और उस कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल अलॉन्ग विद देयर प्रॉप्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने इंक्लूड करी हुई है अपने डिज़ाइन सिस्टम में। उसके बाद इटरेशंस हैं, जैसे बार बार किसी चीज़ के लिए चेंजेस आते थे और बैक एंड फोर्थ होता था बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं। एंड देन उसके बाद मैंने टीम डिस्कशंस को थोड़ा सा ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है इस स्लाइड के अंदर, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो कि ये किस तरीके से मैंने क्राफ्ट किया है। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने आउटकम्स और कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ये एक स्लाइड है जिसमें ये व्यूअर्स पर्सपेक्टिव के लिए है कि डिड यू गाइज अचीव्ड योर एंड गोल। ठीक है, तो ये एक अगेन व्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक प्रेजेंटर से, यानी कि हमसे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद इसका आंसर है जिसमें मैंने आउटकम्स दिखाए हैं कि यस वी डिड अचीव्ड आवर एंड गोल। ठीक है, कि हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया डेवलपमेंट और डिज़ाइन के प्रोसेस को, प्रोडक्ट डिज़ाइंस में कंसिस्टेंसी आ गई और हमारा काफ़ी टाइम बचने लगा अभी उस डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करके। ठीक है, जैसे हमने लाइब्रेरी पब्लिश कर दी टीम के अंदर एंड स्टोरी बुक बना ली, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, टेस्टिंग भी कर ली ईच कंपोनेंट की, एक्सेसिबिलिटी टेस्ट कर लिया। ठीक है, कंसिस्टेंसी अच्छे से अचीव कर ली। फिर उसके बाद हमने वर्जनिंग भी कर ली कि हमें कभी 3.1 बनाना पड़ा तो वो भी हम किस तरीके से अचीव करेंगे। ठीक है, टेम्पलेटिंग कर ली उन कंपोनेंट्स का यूज़ करके, थोड़ा सा मॉडर्न यूआई में अपग्रेड भी कर लिया, इंटरेक्शंस भी बना लिए हर एक कंपोनेंट के, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस भी अचीव कर ली और स्केलेबिलिटी भी अचीव कर ली और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे आउटकम्स थे। उसके बाद मैंने एक एफिशिएंसी ग्राफ दिखाया हुआ है कि कैसे एक डिज़ाइन सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। ठीक है, और टाइम की सेविंग करता है। तो जैसे इस ग्राफ में आप देखोगे कि रेड लाइन आपका प्रोडक्टिविटी है विदाउट अ डिज़ाइन सिस्टम और ग्रीन लाइन प्रोडक्टिविटी है विद अ डिज़ाइन सिस्टम। तो पहले तो टाइम ज़्यादा लगता है एक डिज़ाइन सिस्टम को बनाने के लिए, बट बाद में एक्सपोनेंशियली प्रोडक्टिविटी ग्रो करती है। ठीक है, बट वहीं पे बिना किसी डिज़ाइन सिस्टम के पहले तो आप टाइम बचा लेते हो, बट बाद में आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है, बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम होता है। देन उसके बाद ये सिस्टम फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं, यानी अगर कभी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आई, कभी कोई नई चीज़ की रिक्वायरमेंट आई,
तो आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे अपने डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करके, क्या कोई नया कंपोनेंट बनाओगे या उसी को मॉडिफाई करके अचीव करोगे। तो ये चीज़ें भी हमने माइंड में रख के सिस्टम को डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन है जिसमें मैंने चैलेंजेस क्या क्या थे, लर्निंग्स क्या थी और क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी। जैसे चैलेंजेस ओवरकम, सिस्टम इम्प्रूव्ड, तो जैसे कन्विंस करना कि एक पुराने सिस्टम को छोड़ करके एक नया सिस्टम बनाना, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क था। फिर उसके बाद टाइमिंग्स क्लैश होती थी रियल प्रोजेक्ट्स के साथ जो कि बिलेबल थे, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी और सिमिलरली रिस्पॉन्सिवनेस में भी। तो ये चीज़ें भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लर्निंग्स इंक्लूड करी हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट से ओवरऑल डिज़ाइन सिस्टम को बनाने में क्या क्या लर्निंग्स हुई। तो जैसे आप पढ़ोगे कि जैसे डिज़ाइन में इटरेशंस की क्या वैल्यू होती है और अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो तो कितना सही सॉल्यूशन आप बना सकते हो। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन जो आप अपनी टीम के साथ, अपने डेवलपर्स के साथ बैठ के करते हो, ठीक है, वो चीज़ें करके आप और बेहतर अपने डिज़ाइंस को किस तरीके से बना सकते हो। और जैसे एक 4 पॉइंट सिस्टम क्यों अच्छा काम करता है, तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी जो मैंने इंक्लूड करी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ी सी समरी है जिसमें ओवरऑल सिस्टम के बारे में 4 लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। देन उसके बाद लास्टली हम क्या और अच्छा कर सकते थे, ये वाला सेक्शन भी मैंने इंक्लूड करा है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाला सेक्शन आपको इंक्लूड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमको डेवलपर्स को और पहले इंक्लूड कर लेना चाहिए था और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ी अच्छे से बेटर करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बाद में जब हम जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए तब हमें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हमें और पहले चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स थे जो मैंने इंक्लूड करे। और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स का कभी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए वर्जनिंग होती है, अपडेट्स होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट क्यों ना हो, अपडेट तो आता ही है। फिर उसके बाद एक थैंक यू नोट है क्योंकि यहाँ पे होती है हमारी केस स्टडी ख़त्म। मैंने बहुत ही कम स्लाइड्स में और कम पेजेस में इसको कवर करने का ट्राई किया है, ठीक है, क्योंकि अगर बनाने जाओ तो फिर उस डिज़ाइन सिस्टम के ईच एंड एवरी कंपोनेंट को कवर कर सकते हो, बट उससे काफ़ी लंबी केस स्टडी चली जाएगी और उतना कोई पढ़ता भी नहीं है। तो टू मेक इट इंटरेस्टिंग थोड़ा सा शॉर्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस कंप्लीट केस स्टडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इजीली आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हो, ठीक है। और होपफुली आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर रही है तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।